आइए देखते हैं कल के आगे वाला, क्योंकि कल हमने जहाँ तक देखा था उससे आगे की बात किया जाएगा सेल की बात में। यानी जो केंद्रक लिखा है ये किसका पार्ट है? सेल का। सेल जो हमारा कोशिका विभाजन की बात थी उसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे सेल को, और इसमें देखेंगे केंद्रक। केंद्रक के विभाजन की बात करेंगे, केंद्रक के अंदर क्या होता है और जीन में क्या, इनके परिवर्तन में क्या रखा है, क्या होता है, जरा हम बात करेंगे। जरा देखिएगा, मानव के कोशिका के केंद्रक के अंदर, मानव के कोशिका के केंद्रक के अंदर क्या पाया जाता है? 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं, यानी क्रोमोसोम पाए जाते हैं। ठीक, चलिए समझिएगा आप लोग भी, क्या है? 23 जोड़े क्रोमोसोम पाए जाते हैं, जिसे कहा जाता है 46 गुणसूत्र। और कहा जाता है इन्हीं गुणसूत्रों में डीएनए और आरएनए पाए जाते हैं। यानी जो केंद्रक होता है, यानी जो हमारा सेल होता है, उस सेल के अंदर क्या है? हमारा न्यूक्लियस है, यानी केंद्रक है। और इसी केंद्रक के अंदर जो है क्या पाया जाता है? जीन पाया जाता है, यानी डीएनए, आरएनए और जीन और न्यूक्लियोटाइड जैसे पाए जाते हैं। जरा देखिएगा, डीएनए क्या है? डीएनए डबल हेलिक्स का बना होता है, यानी इसे इस तरह का बना होता है, ये दोनों तरफ से घिरा हुआ होता है, यह दोनों तरफ से घिरा हुआ होता है। इसे बनने में समय लगता है, इसे बनने में समय लगता है। यानी क्या है? डीएनए डबल हेलिक्स का बना होता है। जरा देखिए, न्यूक्लियस के अंदर की बात है। अब न्यूक्लियस के अंदर की बात अगर देखा जाए तो क्या है? जब ये किसी भी कोशिका यानी किसी भी को न्यूक्लियस के अंदर से डीएनए आरएनए को निकाला जाता है तो क्या है? न्यूक्लियस के अंदर से जैसे ये निकलेगा तो एक स्प्रिंग के नुमे से पहले बनेगा, एक स्प्रिंग के जैसे आएगा। अगर उसे और खींच दिया जाए तो ये आकार बन जाएगा। अगर इसे और भी खींच दिया जाए तो ये क्या है? लाइनें दिखने लगती हैं। ये क्या होती है? इनकी संख्या 10 होती है। यानी ये जो स्प्रिंग के जैसे जब ये होता है, यानी क्रोमोसोम होता है, गुणसूत्र होता है, यानी डीएनए होता है, तो इसे डीएनए कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डीएनए कहा जाता है। और जब इस डीएनए को और खींच दिया जाता है, जब इस आकार का बन जाता है तो इसे कहा जाने लगता है जीन। क्या कहा जाने लगता है? जीन। और यही जीन आगे चलकर जब और खींच दिया जाता है, लंबा होता है, तो उसमें ये जो लाइनें दिखने लगती है, इसे कहा जाता है न्यूक्लियोटाइड। क्या है? न्यूक्लियोटाइड एक एसिड है, समझिएगा। ये इस पे लिखे गए हैं, वो जो भी गुणसूत्र आपके जो है आपके लक्षण इसी में लिखे होते हैं। कहा जाता है कि मानवों में लक्षण का आदान प्रदान डीएनए करता है। कल हमने देखा था पिछले क्लास में, तो ये इतनी बातें समझ में आई। और इनकी संख्या होती है 10। कितनी? इनकी संख्या होती है 10। और इनसे एक के इतने से इतने के बीच की दूरी होती है 34 एंगस्ट्रॉम। और हमें इतना पता है कि इसके और इसके बीच में कुल 10 लाइनें होती हैं, यानी 10 खाने होते हैं। क्या होते हैं? 10 खाने होते हैं। इसलिए एक खाने के बीच की लंबाई होगी 3.4 एंगस्ट्रॉम। कितना? 3.4 एंगस्ट्रॉम। जरा हम ये बात करें, अगर ये पाए तो जाते हैं, कहा जाता है कि ये जो न्यूक्लियोटाइड है, ये जो न्यूक्लियोटाइड है, इन पर एक एक लोग काम करेंगे, जैसे एक के साथ एक, यानी यहाँ पर क्या होगा? AT और ये है GC। क्या है? GC, यानी एडमिन, थायमिन, गुआनिन, साइटोसिन, ये इसी पर पाए जाते हैं और इन्हीं पर ये लक्षण होते हैं। ये एक तरह के एसिड का काम करते हैं, यानी एसिड होते हैं। इसके बाद बात करेंगे, क्योंकि ये डीएनए का रहा काम इतना। अभी आगे बात फिर करेंगे डीएनए के विषय में, थोड़ा सा बाकी है, बट इतना यहाँ समझिएगा। आगे इसके बाद फिर इसके बाद कहते हैं आरएनए। आरएनए क्या है? यह एकल यानी सिंगल हेलिक्स का बना होता है, यानी ये ऐसे ही होता है, एक तरफ से ही ये खुला होता है, एक तरफ से बंधा हुआ होता है। यानी इसे क्या है? इसका खुलापन संचरण हो गया, यानी समझ सकते हैं कि ये क्या है? अकेला बनने वाला है, इसमें किसी प्रकार का बंधन नहीं है। तो ये क्या है? जल्दी से जल्दी इसका निर्माण हो जाता है। क्या हो जाता है? निर्माण हो जाता है। अब इसके बाद करते हैं, देखिएगा, जीन की खोज। जीन की खोज जो है जोहानसन नामक वैज्ञानिक ने की थी। जीन की खोज क्या जोहानसन नामक वैज्ञानिक ने की थी। और जरा एक बात समझिएगा, डीएनए के विषय में सबसे पहले
कार्लबर्ग ने बताया था। किसने? कार्लबर्ग ने बता दिया था कि डीएनए क्या है, कैसा होता है। सबसे पहले डीएनए को किसने बताया? कार्लबर्ग ने डीएनए के विषय में बता दिया। परंतु यानी जीन की खोज किसने की थी? जोहान्सनबर्ग ने। इसके बाद जरा देखते हैं डीएनए का मॉडल, यानी जो डीएनए का क्या रूप होगा, कैसा ये मॉडल है, इसको किसने बताया था? वाटसन एवं क्रिक ने डीएनए के मॉडल को बता दिया। डीएनए क्या काम करता है, डीएनए कैसे रहेगा, क्या करेगा, क्या नहीं करेगा, इसके विषय में वाटसन एवं क्रिक ने बता दिया, यानी डीएनए के मॉडल को दे दिया। इस डीएनए में बता भी दिया कैसे इनमें विभाजन होगा, कैसे नहीं होगा। और उसके बाद बात करें क्रोमोसोम की खोज, यानी जो क्रोमोसोम है, यानी हम जिसे कहते हैं जीन, क्या है? क्रोमोसोम यानी गुणसूत्र। क्या है? क्रोमोसोम यानी गुणसूत्र की खोज वाल्डेयर नामक वैज्ञानिक ने की थी। यानी ये जो गुणसूत्र है यानी क्रोमोसोम है, इसकी खोज किसने की थी? वाल्डेयर नामक वैज्ञानिक ने की थी। इन्होंने बता दिया गुणसूत्र क्या है, कैसे हैं और क्या होते हैं, तो इनको इनका नाम दे दिया गया क्रोमोसोम, यानी गुणसूत्र के विषय में इन्होंने बता दिया वाल्डेयर ने। फिर कहा गया प्रोकैरियोटिक जो कोशिका होती हैं, जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती हैं, उनमें श्वसन क्या होता है? श्वसन कोशिका द्रव के द्वारा होता है। जरा आप बात देख लीजिएगा, कोशिका ये है और कोशिका के अंदर हम पहले भी पढ़ चुके हैं कई बार कि कोशिका के अंदर एक द्रव भरा होता है जिसे कोशिका द्रव कहा जाता है। ये इसी द्रव के जरिए ही सांस लेते हैं। क्या करते हैं? सांस लेते हैं। इसी अगर ये द्रव ना हो तो क्या है? प्रोकैरियोटिक कोशिका यानी आरएनए के जो जीव होते हैं, जैसे जीवाणु, बैक्टीरिया, वायरस जैसे जीव जो होते हैं, ये क्या है? श्वसन नहीं कर पाए। ये इसी के जरिए, कोशिका द्रव के जरिए ही श्वसन करते हैं, यह मैंने लिखा है। और ये कैसे होते हैं? अल्प विकसित जीव होते हैं, छोटे होते हैं, खुला परिसंचरण है एक तरह से देखा जाए। और क्या है? एकल हेलिक्स के बने होते हैं, यानी छोटे होते हैं, इनका निर्माण ही छोटा है। तो इनमें क्या है? डबल हेलिक्स को होता नहीं, डीएनए बना नहीं होता। ये आरएनए से बने होते हैं, तो आरएनए के जब बने होंगे तो क्या होगा? आसानी से इस कोशिका द्रव्य के साथ ये श्वसन कर लेते हैं। अब बात करते हैं कोशिका यानी केंद्रक के अंदर डीएनए और आरएनए पाए जाते हैं। मैंने कल भी बात किया था, अगर केंद्रक जो बना है उसके अंदर क्या होता है? डीएनए और आरएनए होते हैं। और ये डीएनए और आरएनए क्या होते हैं? पूरी तरह प्रोटीन के बने होते हैं, यानी 80% केंद्रक के अंदर प्रोटीन पाया जाता है, 20% में ही अन्य पदार्थ होते हैं। कल बात हुई थी, क्यों? चलो ठीक है, कल बात हुई थी। इसके बाद क्या कहा जा रहा है? इसी डीएनए आरएनए के अंदर यानी केंद्रक के अंदर क्या है? न्यूक्लियोसाइड एसिड होता है, यानी क्या है? न्यूक्लियोटाइड एसिड भरा होता है। जो डीएनए आरएनए है और जो ये न्यूक्लियोटाइड है, ये जो न्यूक्लियोटाइड है ये एक तरह का, मैंने कहा अभी भी, एसिड है। तो ये एसिड का बना होता है, और जब ये बना होता है तो ये कई न्यूक्लियोटाइड का बना होता है। वैसे मैंने देखा इसमें 10 है, तो क्या संख्या में अधिक है, इसीलिए इसे कहा जाता है पॉलीन्यूक्लियोटाइड, यानी इसे पॉलीन्यूक्लियोटाइड के नाम से भी जाना जाता है। बातें समझ में आई? नहीं आई? चलो फिर से देखते हैं। क्या है डीएनए? डीएनए क्या है? इसे कई न्यूक्लियोटाइड का बना होता है, कई न्यूक्लियोटाइड का बना होता है, इसी वजह से पॉलीन्यूक्लियोटाइड कहा जाता है। जरा ये देखते हैं कैसे। ये क्या है? ये न्यूक्लियोटाइड है जो बीच में बना हुआ है। मैंने कहा इसके बीच की दूरी क्या होती है? 34 एंगस्ट्रॉम होती है। और इसमें 10 खाने होते हैं, यानी 10 लाइनें होती हैं। उन्हीं को कहा जाता है क्या? न्यूक्लियोटाइड। और इन्हें न्यूक्लियोटाइड कई होते हैं, यानी 10 होते हैं, तो यानी कई हो गए, ऐसा तो है नहीं एक है, तो कई हो गए, इसलिए इसे कहा जाता है पॉली यानी कई। ठीक, अब बात करते हैं डीएनए की। अब क्या बात करते हैं? डीएनए की। चलिए डीएनए के विषय में देखते हैं। डीएनए क्या है? डीएनए 2 प्रकार का होता है। डीएनए 2 प्रकार का होता है, एक है न्यूक्लियोसाइड और दूसरा है फास्फेट। क्या है? न्यूक्लियोसाइड और दूसरा है फास्फेट। जरा न्यूक्लियोसाइड में देखते हैं। न्यूक्लियोसाइड भी 2 प्रकार का है, एक है शुगर और दूसरा है नाइट्रोजन बेस। दूसरा क्या है? पहला क्या है? शुगर और दूसरा है नाइट्रोजन बेस। फास्फेट एक ही है, फास्फेट में कोई तो वो नहीं है कि इसका और भी रूप है, एक ही है। न्यूक्लियोसाइड में 2 था, एक शुगर और दूसरा नाइट्रोजन बेस। परंतु यहाँ शुगर भी 2 प्रकार का है। क्या है? शुगर भी 2 प्रकार का है, एक है राइबोस और दूसरा है डीऑक्सी राइबोस।
बातें समझ में आई। राइबोस क्या है, जैसे राइबोसोम होता है वैसे राइबोस है, और डीऑक्सीराइबोस यानी श्वसन के लिए और ये प्रोटीन के लिए। इतनी बातें समझ में आई। अब इसके बाद क्या कहता है, नाइट्रोजन बेस। नाइट्रोजन बेस भी दो प्रकार के होते हैं, जरा ये देखते हैं दो प्रकार के क्या है। नाइट्रोजन बेस भी दो प्रकार के होते हैं, एक है प्यूरिन, दूसरा है पाइरिडीमीन। पाइरिडीमीन ये दो प्रकार के हैं, परंतु प्यूरिन भी दो प्रकार का होता है। प्यूरिन में एक है एडमीन, दूसरा है गुआनिन। पहला है एडमीन, दूसरा है गुआनिन। यानी नाइट्रोजन बेस दो प्रकार का, प्यूरिन और पाइरिडीमीन। और प्यूरिन भी दो प्रकार का होता है, एक का नाम है एडमीन, दूसरे का नाम है गुआनिन। अभी देखते हैं, फिर से बात करेंगे। इसके अलावा क्या कहता है, पायरीन भी दो प्रकार के होते हैं। पायरीन में दो प्रकार होता है, एक है साइटोसिन, दूसरा है थाइमिन। यानी साइटोसिन यानी सी से और थाइमिन है टी से, यानी साइटोसिन थाइमिन। जरा हम बात करते हैं, मैंने कहा था ये जो होते हैं इसी पर एक होता है क्या है, एडमीन गुआनिन है, एडमीन थाइमिन, गुआनिन साइटोसिन। ये क्या है, एक के साथ एक होते हैं। अगर ये ना हो तो क्रम गड़बड़ हो जाएगा। ये इनका होना जरूरी है, क्योंकि यही एसिड है, यही क्या है, सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं, एक से दूसरे में लक्षण जाते हैं। इन्हीं के जरिए माता पिता के जो लक्षण बच्चों में आते हैं, ये इसी डीएनए की देन है, ये इसी डीएनए की देन है। इसके बाद बात करेंगे डीएनए। मैंने पढ़ा था अभी, सॉरी डीएनए नहीं, ये आरएनए है। डीएनए तो हमने यहाँ पर देख लिया क्या इतने हैं, डीएनए में इतना ही आपको पढ़ना, इससे आगे कुछ नहीं जानना। फिर इसकी बात करते हैं या आरएनए की। आरएनए तीन प्रकार का होता है, जैसे अभी मैंने कहा ये आरएनए का बना होता है, ये तीन प्रकार का है। इसमें क्या है, मनुष्यों में भी काम करता है, जंतुओं में, बड़े जंतुओं में भी काम करता है। तो इसमें तीन प्रकार के होते हैं, एम आरएनए, टी आरएनए, आर आरएनए। एम आरएनए का मतलब होता है मैसेंजर आरएनए, टी का मतलब होता है टीआरएनए ट्रांसफर आरएनए, और आर आरएनए का मतलब होता है राइबोसोम आरएनए, राइबोसोम आरएनए। जरा समझिएगा इस मैसेंजर का काम क्या है। ये जो आवश्यक पदार्थ होते हैं शरीर के लिए, उनको ये इकट्ठा करने का काम करता है, यानी उन्हें कलेक्ट करने का काम करता है। और उसके बाद इस ट्रांसपोर्ट को, यानी टी जो है, जो ट्रांसपोर्ट है यानी ट्रांसफ़र है, इसे बुलाकर उसे दे देता है, कहता है तुम ले जाओ और पहुंचा दो किसके पास, इनके पास जो प्रोटीन बनाने वाले हैं, यानी आरएनए के पास पहुंचा देना है। आरएनए क्या करेगा, पहले शरीर में मौजूद 10 अमीनो एसिड पहले से उपस्थित होते हैं और 10 की बाकी रहती है, तो उन्हीं 10 अमीनो एसिड को एमआरएनए खोज कर रख लेता है और टीआरएनए के साथ इन्हें भेज देता है, कहता है आरएनए को पहुंचा दो, उनके पास ले जाओ। और वो क्या है, 10 को उनको जैसे पा जाता है और 20 अमीनो एसिड से एक प्रोटीन का निर्माण हो जाएगा। जैसे ही 20 अमीनो एसिड मिलेंगे, अलग अलग 20 अमीनो एसिड होने चाहिए, एक नहीं, अलग अलग जैसे 20 अमीनो एसिड मिलेंगे वैसे ही एक प्रोटीन का निर्माण हो जाएगा, जिससे हमारे शरीर में एनर्जी मिल जाएगी, स्ट्रक्चर बन जाएगा हड्डियों की। फिर इसके बाद कहता है डीएनए से जैसे ही आरएनए बनने की जो क्रिया होती है उसे ट्रांसक्रिप्शन कहा जाता है। डीएनए से आरएनए के बनने की प्रक्रिया को कहा जाता है ट्रांसक्रिप्शन। और आरएनए से डीएनए जब बनता है तो उसे कहा जाता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। और इसी पर यानी इस क्रिया पर आप देखेंगे हमारे यहाँ का वायरस, यानी जो कहते हैं कोरोना वायरस, यानी वायरस की जो जांच की जाती है इसी पर की जाती है, यानी रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पर ही की जाती है। क्योंकि हमारे यहाँ डीएनए का जांच करने का तो विधि है, पर आरएनए की जांच करने की विधि नहीं है। जब ये जैसे रिवर्स वाला काम होता है वैसे हम इसकी जांच कर लेते हैं। फिर इसके बाद कहता है आरएनए से जैसे ही प्रोटीन बनने की जो क्रिया होती है उसे ट्रांसलेशन कहा जाता है, उसे ट्रांसलेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ट्रांसलेशन कहा जाता है। और डीएनए से डीएनए के बनने की क्रिया को रेप्लिकेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, रेप्लिकेशन कहा जाता है।
अब जरा बात करते हैं रेप्लिकेशन कहा जाता है। रेप्लिकेशन के बाद हमें अब यहीं तक नहीं पढ़ना है, इसके आगे भी जानना है। अब इसको बात तो आप लोग समझ ही गए होंगे क्या है क्या नहीं। अब इसके आगे हम बात करेंगे जीन में चेंजेस, यानी जीन में परिवर्तन, यानी डीएनए में परिवर्तन, क्रोमोसोम में परिवर्तन लाने से क्या हो सकता है। जैसे मान लिया जाए कोई जीन यानी डीएनए है, इसके डीएनए में कोई परिवर्तन कर दिया जाए, किसी मनुष्य में ये जो है किसी जंतु यानी भैंस का है, मान लीजिए सींग वाला जो है डीएनए निकाल लिया जाए और मनुष्य के डीएनए में डाल दिया जाए, यानी जो है हमारे केंद्रक के अंदर डाल दिया जाए, किस पे, डीएनए और आरएनए में डाल दिया जाए, उसमें कह दिया जाए कि अब तुम्हें सींग बनाना है, तो मनुष्य में भी सींग जम जाएगी। ये क्या है, जीन में परिवर्तन करने की क्रिया कहलाएगी। और ये किया जाता है न्यूक्लियोटाइड, यानी किस पर, इस पर न्यूक्लियोटाइड जो होते हैं इन्हीं को इसमें चेंजेस किए जाते हैं, यानी एडमिन, थाइमिन और गुआनिन और साइटोसिन में ही परिवर्तन कर इस तरह के परिवर्तन लाए जाते हैं। और इस तरह का जो परिवर्तन किए जाते हैं अधिकतर हमारे यहाँ मनुष्यों पर नहीं, जंतुओं पर नहीं, बल्कि जंतुओं पे होता है बट मनुष्यों पे एकदम नहीं होती, कुछ कभी नहीं परिवर्तन होता, परंतु फसल पर ये हमेशा बार बार किया जाता है, जिसे हम हाइब्रिड बीज लाते हैं। इस तरह के काम किए जाते हैं। पशुओं में जैसे साहीवाल गाय की बात की जाए, इस तरह के सीमेन की बात की जाती है, उनमें परिवर्तन कर दिया जाता है। इसको हम देखेंगे अगली क्लास में। थैंक यू। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, शेयर कर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।